क्लास 6 की साइंस चैप्टर 1 थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। मेकिंग डिफ़िकल्ट मेजरमेंट्स। ठीक है जी। मुश्किल मेजरमेंट्स कैसे लोगे? जैसे आपको कहा जाए कि एक चावल के दाने का मास बताओ, तो एक चावल के दाने का मास आपको, ये जो घरों में हम स्केल्स यूज़ करते हैं या दुकानों में, ये नहीं बताएगा क्योंकि ये इतने सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है, तो आप क्या करो जी, थोड़ा अकल से काम लो। 100 चावल के दाने ले लो, उसका मास फर्ज करें 100 राइस ग्रेन्स का 20 ग्राम्स आया, तो 1 राइस ग्रेन क्या होगा? 20 डिवाइड बाय 100, 0.2 ग्राम्स। ठीक है जी। इसी तरह जनाब, कोई रेगुलर शेप है जिसकी लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, उसका वॉल्यूम तो आप फाइंड कर सकते हो लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर इरेगुलर शेप है, जैसे ये पत्थर है, तो उसके लिए क्या करोगे? सिंपल जी, मेजरिंग सिलेंडर में पानी ले लो, जैसे ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है, ये पत्थर डाल दो, सबमर्ज कर दो, ये 70 पे चला गया। तो ज़ाहिर है ये जो इंक्रीज़ आया वॉल्यूम है, ये इस पत्थर का वॉल्यूम है। 50 से चला गया 70 पे, तो वॉल्यूम क्या है? 70 माइनस 50, 20 सेंटीमीटर क्यूब इस पत्थर का वॉल्यूम। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि ये जो पेंडुलम है, इसकी एक स्विंग का टाइम बता दो कि एक स्विंग कितने टाइम मिले, तो एक स्विंग का टाइम आप स्टॉप वॉच पे करेंगे तो अभी ऑन नहीं किया होगा कि इसका स्विंग पूरा हो जाएगा। इसके लिए क्या करो जी, आप 10 स्विंग्स ले लो, यहाँ से आप इसको छोड़ो तो स्टॉप वॉच ऑन कर दो, 1 2 3, फिर गिनती शुरू करो, और जैसे यहाँ पे 10 पहुँचे आप ऑफ कर दो। फिर जितना टाइम आया उसको 10 पे डिवाइड कर दो, एक स्विंग का टाइम आ जाएगा। ठीक है जी। एक्सरसाइज में भी इसी तरह के सवाल हैं कि एक मेख का वज़न क्या है? नेल, नाखून को भी कहते हैं, मेख को भी कहते हैं। एक मेख का वज़न क्या है? जब 50 मेखों का वज़न ये है, तो इसको 50 पे डिवाइड कर दो, 200 ग्राम्स डिवाइड बाय 50, 1 नेल का वज़न आ जाएगा। एक कॉक है, वो फ्लोट करता है पानी पे, यानी ये तो पत्थर था, पानी में डूब गया। अब एक ऐसी चीज़ है जो डूबती नहीं है, तो उसके साथ क्या करोगे? तो ये पहले दूसरा सवाल इसके साथ है कि जो चीज़ डूबती नहीं है उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करो? तो बड़ा आसान है जी, आप पहले एक डूबती हुई चीज़ का वॉल्यूम फाइंड कर दो। जैसे इस पत्थर का वॉल्यूम तो फाइंड हो गया ना कि ये 50 से चला गया 70 पे, यानी इसका वॉल्यूम क्या है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। 70 माइनस 50, 70 माइनस 50, इसका मालूम हो गया। इसको कॉक के साथ बांध लो, ठीक है जी, और फिर इसको पानी में, ये ज़ाहिर है जब नीचे जाएगा तो कॉक को भी साथ नीचे ले जाएगा। तो अब इसका वॉल्यूम जो है शायद 100 पे चला जाए, हो सकता है 90 पे चला जाए। तो 20 तो इसका था और बाकी जो है वो कॉक का होगा। कॉक क्या चीज़ है? कॉक लकड़ी से बनती है, और बोतलें, अक्सर सिरके की बोतलें जो है ना, उसके ऊपर ऐसे लकड़ी हम लगाते हैं, लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे फ्रस्टम की शेप होती है। ठीक है, इस शेप को क्या कहते हैं? फ्रस्टम। ऊपर भी सर्कुलर होता है, बॉटम भी सर्कुलर होता है, लेकिन ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से थोड़ा नैरो होता है। ठीक है, ऊपर से इसको कॉक कहते हैं। ये बोतल में घुसा के, ताकि इसका पानी बाहर ना निकले। तो इसका मैंने बता दिया, ये इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट टेक एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी फुली सबमर्ज इन वाटर। ठीक है जी। टेक सम वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, notice the volume, then put that object in the water, notice the change in volume, then tie the cork to this object and submerge it into the water, notice the new volume. ठीक है जी। तो खाली पानी का जो वॉल्यूम है, that is V1, वॉल्यूम ऑफ वाटर विद दिस ऑब्जेक्ट जो सबमर्ज होता है, दैट इज़ V2, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर with this object and the cork
दैट इज V3। ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉक क्या होगा, बेसिकली V3 माइनस V2। ठीक है जी, V3 माइनस V2। तीसरा यह है कि एक मक्खी जो है, देखो, a bee beats its wings 250 times each second. What is the average time for a single beat of a bee's wing? एक मक्खी जो है अपने पर मारती है 250 दफ़ा एक सेकंड में, तो एक दफ़ा पर कितने टाइम में मारेगी? ज़ाहिर है 1 सेकंड डिवाइड बाय 250, तो 1 डिवाइडेड बाय 250, 1 डिवाइड बाय 1 सेकंड में 250 मारती है ना, तो एक दफ़ा कितने सेकंड में मारेगी? 1 डिवाइड बाय 2, यानी 2/50th ऑफ अ सेकंड, 2/50th ऑफ अ सेकंड। ठीक है जी। कि डेटा को हैंडल कैसे करना है, ये हमारे पास डेटा है, किस चीज़ का है जी? ये दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन। ये रात का वक्त है 11 बजे, ये दिन के 11 बजे, नो, ये भी रात का वक्त है, ये भी रात का वक्त है, ये दिन का वक्त है, ये भी दिन का वक्त। ये रात के 11 बजे का टेम्परेचर है और ये रात के 11 बजे के क्लाउड्स हैं। ये दिन के 11 बजे का टेम्परेचर है और दिन के 11 बजे के क्लाउड्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्लाउड का टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं। 2 से 0 यानी कम हुआ टेम्परेचर तो क्लाउड भी कम हुआ, और कम हुआ तो क्लाउड ख़त्म हो गया, बढ़ गया तो क्लाउड बढ़ गया, मज़ीद बढ़ा तो क्लाउड भी ज़्यादा था, कम हुआ फिर क्लाउड कम हुआ। इससे तो ये पता चलता है कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो क्लाउड भी कम हो जाता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लाउड भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। और दिन को क्या होता है? दिन को जनाब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लाउड कम हो जाता है। 16 से 17 गया तो क्लाउड कम हुआ, 17 से 18 गया तो क्लाउड ख़त्म ही हो गया, फिर कम हुआ तो बढ़ गया। दिन को उल्टा होता है, रात को टेम्परेचर कम करने से क्लाउड ख़त्म हो जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्लाउड बढ़ जाता है। दिन को टेम्परेचर बढ़ाने से क्लाउड ख़त्म होता है, टेम्परेचर कम करने से क्लाउड बढ़ जाता है, उल्टा काम हो। अब ये जो टेबल है इसको टेबल कहते हैं। तो आप इस तरह टेबल की फॉर्म में भी डेटा लिख सकते हो। ये बार चार्ट है, ये बता रहा है जी स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट है सेंटीमीटर्स में। तो एक क्लास है, उसके अंदर 151 सेंटीमीटर हाइट वाला एक स्टूडेंट है, 152 हाइट वाले 2 हैं, 153 हाइट वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 154 हाइट वाले 2 हैं। तो हाइट बता रहे हैं कि कितनी हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। 160 हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। सबसे ज़्यादा हाइट कौन सी है? 164 है। सबसे कम हाइट कौन सी है? 150 है। सबसे ज़्यादा बच्चे किस हाइट के हैं? 160 के हैं, 4 बच्चे हैं। ठीक है जी। जो बार सबसे ऊंचा होगा, तो सबसे कॉमन हाइट कौन सी है? 160। सबसे बड़ी हाइट कौन सी है? 164। सबसे छोटी हाइट कौन सी है? 150। ये सवाल आपसे पूछ, तो ये बार चार्ट है, ये भी डेटा शो करने का एक तरीका है। तो व्हाट इज़ डेटा? ये सिंपल से सवाल हैं। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा। लुक एट द टेबल, व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। इस टेबल को देखो, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है? तो हाईएस्ट टेम्परेचर तो 18 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन वाज द टेम्परेचर लोवेस्ट? सबसे कम टेम्परेचर कब था? तो ये -1 डिग्री सेल्सियस है तीसरे दिन। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर वाज एट 11 PM ऑन द थर्ड डे। ये इसका जवाब है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लाउड एंड द नाइट टाइम टेम्परेचर। तो रात के वक्त टेम्परेचर का और क्लाउड का क्या आपस में रिलेशनशिप है, ताल्लुक है? तो एट नाइट टाइम द अमाउंट ऑफ क्लाउड डिक्रीजेज as the temperature decreases and it increases as the temperature increases. At night time the amount of cloud decreases as the temperature decreases and it increases as the temperature increases. टेम्परेचर कम होता है, क्लाउड भी कम हो जाता है रात को, टेम्परेचर बढ़ता है, क्लाउड भी बढ़ जाता है। फिर है जी, what advantage does a line graph have over a bar chart?
लाइन ग्राफ क्या होता है, इसको लाइन ग्राफ कहते हैं, ठीक है जी। तो अभी लाइन ग्राफ हमने पढ़ा नहीं और उन्होंने सवाल डाल दिया, ठीक है जी। तो कहते हैं लाइन ग्राफ का बार चार्ट पर क्या एडवांटेज है, यानी क्या इसको फोकियत हासिल है। तो वो क्या फोकियत हासिल है, बार चार्ट में आप देखो 150 और 151 के बीच में 150.5 वाली हाइट भी हो सकती है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देता है, यानी इन वैल्यूज़ को वो शो नहीं करता। 150 को शो करेगा, फिर 151 को शो करेगा, 150.1, 150.2, 150.3, बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उनको ये शो नहीं करता। लाइन ग्राफ एक कंटिन्यूस लाइन होती है, 1 को भी शो करेगा, 1.1 को भी, 1.2 को भी, 0.3, 0.4, 0.5 सब को शो करेगा। तो कोई वैल्यू ये छोड़ेगा नहीं, ये कंटिन्यूस लाइन है और इसमें ब्रेक्स हैं, इसमें क्या है, ब्रेक्स हैं। तो जहाँ ब्रेक्स हैं वहाँ की वैल्यू ये शो नहीं करता और ये सारी वैल्यूज शो करता है। तो एडवांटेज क्या है जी, ये इधर लिखा हुआ है। अ लाइन ग्राफ इज़ यूजफुल बिकॉज इट ऑल्सो शोज रिजल्ट्स एज अ पिक्चर। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू रीड ऑफ वैल्यूज विच यू हैव नॉट मेजर्ड, ठीक है जी। अब हमने 1 मिनट पे टेम्परेचर नोट किया, 2 मिनट पे टेम्परेचर नोट किया, 3 मिनट पे टेम्परेचर, 4 मिनट पे टेम्परेचर, 3 और 4 के बीच में हमने नोट नहीं किया, लेकिन हमें पता चल सकता है कि क्या टेम्परेचर है। 1 और 2 के बीच में हमने टेम्परेचर नोट नहीं किया, लेकिन हमें फिर भी पता चल सकता है। जब हम पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी। तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है जी। यू कैन ऑल्सो को हटा दो, यू कैन यूज़ इट टू रीड ऑफ वैल्यूज़ विच यू हैव नॉट मेजर्ड। ये इस सवाल का जवाब है कि लाइन ग्राफ का क्या एडवांटेज है। लुक एट द बार चार्ट। अब इस बार चार्ट को देखो, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हाइट। तो स्मॉलेस्ट हाइट कौन सी है जी, 150 से शुरू होता है 164 पे, तो स्मॉलेस्ट ज़ाहिर है 150 है ना। मोस्ट कॉमन हाइट, जो सबसे ज़्यादा लड़कों की हाइट है वो कौन सी है, 160, 4 लड़कों की है। कॉमन हाइट वही होती है जो ज़्यादा बच्चों की है। तो 160 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा कितने बच्चे हैं, 160 के 4 हैं, फिर 161 का कोई नहीं, तो हम इसको प्लस कर देते हैं। 160 के कितने, 4, प्लस 161 के कितने, 0, 162 के 2, 163 के 0 और 164 का 1, इन सबको प्लस कर दो। इतने बच्चे हैं, 4, 2, 1, 7। तो 160 सेंटीमीटर और इससे ज़्यादा की हाइट के बच्चे कितने हैं, 7। ये आप गिनो, 160 ये है, 4, 0, 2, 0 और फिर 1, इनको प्लस करो तो क्या आएगा, 7। आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट भी एक तरीका है अपने डेटा को, जैसे ये है आपके पास पाई चार्ट है, इसमें मुख्तलिफ सीजन्स हैं, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम और समर, ठीक है जी। अब ये क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आधी क्लास को समर पसंद है, 1/4 ऑफ द क्लास को विंटर पसंद है, कुछ को ऑटम पसंद है और कुछ को स्प्रिंग पसंद है। 16% को स्प्रिंग पसंद है, 9% को ऑटम, 25% को विंटर और 50% को समर। तो कहते हैं अब ये लाइन ग्राफ पूछ रहा है, लुक एट द लाइन ग्राफ। इस लाइन ग्राफ का पूछ रहा है कि इसको देखो, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द टी एट द स्टार्ट। ये चाय का टेम्परेचर है, ठीक है, 0 टाइम, जब टाइम 0 था, यानी शुरू में चाय का टेम्परेचर क्या था, 60 डिग्री सेल्सियस। तो इट वाज 60 डिग्री सेल्सियस। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द टेम्परेचर ऑफ द टी टू फॉल टू 30। अब 60 से उतरा और 30 पे पहुंचा, 30 पे, तो कितना टाइम लगा, 0, 1, 2, कितने मिनट्स लगे, 2 मिनट, 2 मिनट लगे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द रूम वेयर दिस एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट। इस कमरे का क्या टेम्परेचर था, जहाँ पर चाय का टेम्परेचर आके रुक गया, मज़ीद नीचे नहीं जा रहा था, वही इस कमरे का टेम्परेचर था, और वो क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस। ज़ाहिर है 20 से नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर था, उस कमरे का टेम्परेचर 20 था, इसलिए 20 से नीचे तो चाय ने नहीं जाना था। लुक एट द पाई चार्ट। अब इस पाई चार्ट को देखो, सबसे पॉपुलर सीज़न कौन सा है जी, तो सबसे ज़्यादा कितने बच्चे सबसे ज़्यादा सीज़न को पसंद करते हैं, किस सीज़न को सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, समर को।
तो द पॉपुलर सीजन, द मोस्ट पॉपुलर सीजन इज समर. व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट चूज स्प्रिंग एज देयर फेवरेट सीजन? कितने बच्चों ने स्प्रिंग को पसंद किया? हैं जी, कितने बच्चों ने स्प्रिंग को पसंद किया? 16%. कितनों ने? 16%. This data came from 40 students. How many students chose winter as their favorite season? तो कहता है कि ये 40 स्टूडेंट्स का डेटा है. कितने स्टूडेंट्स का? 40 का. तो विंटर में कितने स्टूडेंट्स आए? तो 40 का चौथाई हिस्सा, ये चौथाई हिस्सा है ना इस पाई का, तो 40 का चौथाई हिस्सा कितना आता है जी? 40/4 इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. ठीक है जी. ज़ाहिर है विंटर में चौथाई हिस्सा है ना, और 40 हैं, तो 20 समर में आ गए और 10 विंटर में आ गए और 10 इन दोनों पे आ गए. ठीक है जी, बस काफ़ी. आगे है जी कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं. ठीक है जी. A science investigation has 3 main parts. Suppose you wanted to find out if sugar dissolved more quickly in hot water than in cold water. The 3 parts of the investigation are as follows. Preparation. This involves writing down what you expect to happen. This is called the hypothesis. The aim of your investigation is to test your hypothesis. For example, you could write sugar dissolves more quickly in hot water than in cold water. Being aware of variables are things that change and can usually be measured or observed. You should only change one variable at a time and see how it affects other variables. If you change more than one variable at the same time, it will not be a fair test. The variables in this investigation are the amount of sugar, the amount of water, the temperature of the water, whether to stir the sugar in the water or not. ठीक है जी. तहकीक के लिए पहले तो प्रेपरेशन है. प्रेपरेशन में आप हाइपोथेसिस लिखते हो. हाइपोथेसिस एक मफरूज़ा होता है जिसमें जैसे कि हम कहते हैं कि चीनी गर्म पानी में जल्द हल हो जाती है. ये एक मफरूज़ा है. अब इसको हमने साबित करना है, या तो ये गलत साबित होगा या सही साबित होगा. इसके लिए जो तजर्बा हम करेंगे उसमें हम वेरिएबल्स रखेंगे. अब जैसे इस तजर्बे के लिए ये वेरिएबल्स हैं, शुगर की, चीनी की मिकदार, पानी की मिकदार, पानी की दर्जा हरारत, और पानी में हम चम्मच मारेंगे या नहीं मारेंगे. ठीक है जी. ये 4 चीज़ें हैं. तो जब भी हम टेस्ट करेंगे उसमें इनमें से एक वेरिएबल को चेंज करेंगे, 2 को 3 को चेंज नहीं करेंगे. अब हमने एक वेरिएबल चेंज करना है और वो है द अमाउंट ऑफ शुगर. ठीक है जी. अमाउंट ऑफ शुगर चेंज करेंगे और टेम्परेचर 1 रखेंगे. इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें कोई पता नहीं चलेगा. ठीक है जी. तो हम क्या करेंगे? हम इसमें क्या चेंज करेंगे? टेम्परेचर चेंज करेंगे. ज़ाहिर हमने ये देखना है कि गर्म पानी में जल्दी हल होता है या ठंडे पानी में जल्दी हल. तो हमने कौन सा चीज़ देखनी है? टेम्परेचर का क्या असर है. वाटर में चीनी के हल होने पे टेम्परेचर का क्या असर है. उसके लिए हम क्या चेंज करेंगे? टेम्परेचर. एक बीकर लेंगे, दूसरा बीकर लेंगे, तीसरा बीकर, उसमें अमाउंट ऑफ शुगर भी सेम होगा, अमाउंट ऑफ वाटर भी सेम होगा. उसकी स्टीयरिंग करनी है या नहीं, ये चीज़ भी सेम होगी. दोनों स्टीयरिंग करेंगे तो दोनों या तीनों की करेंगे, नहीं करेंगे तो तीनों की नहीं करेंगे. सिर्फ एक चीज़ चेंज करेंगे और वो है टेम्परेचर. एक का टेम्परेचर हम रख देंगे 10, दूसरे का 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरे का 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाकी सारी चीज़ें एक जैसे रखेंगे. तब तो इसको हम फेयर टेस्ट कहेंगे. अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर ये फेयर टेस्ट नहीं होगा, फिर हम ये इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर सकते. ठीक है जी. अब आगे सारे एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है जी. कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन. दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग द इक्विपमेंट यू हैव चोजन टू मेजर थिंग्स लाइक डिस्टेंस, time, weight, area, volume and temperature accurately. In this investigation, you will need to measure the volume of sugar, the volume of water, the water temperature, the time taken for the sugar to dissolve. ठीक है जी. Choosing the most appropriate way of recording your results. Writing your results in a table is probably the best way to record them in this investigation. Temperature और ये time. क्या टेम्परेचर था और कितने टाइम में डिज़ोल्व हुआ. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता गया टाइम कम होता गया. फिर उसका हमने ग्राफ बनाया. ये जनाब टाइम कम होता गया. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता गया, 80 पे टाइम सबसे कम था, 50 पे टाइम उससे ज़्यादा,
30 पे उससे ज़्यादा, 20 पे उससे ज़्यादा, 10 20 पे सबसे ज़्यादा, ठीक है जी। Reviewing and reporting on the investigation. This involves writing up what you did and what happened during your investigation, including diagrams of your apparatus. For this investigation, plotting a graph is a good way to show if your readings follow a pattern. Explaining your results and saying whether your hypothesis was correct or not. In this case, the hypothesis is correct. Sugar does dissolve more quickly in hot water than in cold water. This is called your conclusion. It is what you found out as a result of your investigation. Suggesting how you could improve your investigation to make it more accurate. For example, you could measure the volume of sugar more accurately with a measuring cylinder. Suggesting what you could do if you had more time. For example, you may like to find out if you will get the same results with different kinds of sugar. Will you get the same result with different kinds of sugar? White sugar, brown sugar. ये बड़ा आसान है। ये कहते हैं डेटा लेके फिर ग्राफ बनाओ। इस प्रोसेस को जब आप डेटा लेते हो, इसको इन्वेस्टिगेशन, इसमें आप मेजरमेंट्स लोगे। मेजरमेंट्स के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होगा, जैसे वॉल्यूम ऑफ शुगर आप मेजर करोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेजर करोगे, वाटर का टेम्परेचर मेजर करोगे और टाइम को मेजर करोगे। इसके लिए आपको मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जो जो डेटा आ जाएगा उसको आप टेबल में डालते जाओगे। फिर उसको रिपोर्ट कैसे करोगे जी? ग्राफ बनाओगे या बार चार्ट बनाओगे, ठीक है जी। तो आपने ग्राफ बनाया, इससे आपका पता चल जाएगा कि आपका हाइपोथेसिस, जो आपने पहला स्टेप था हाइपोथेसिस, वो आपका ठीक था या गलत था। और कंक्लूजन आप कर सकते हो, उसमें आप ये बता सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स कैसे आ सकते थे, और ये सारे शुगर्स इस तरह बिहेव करते हैं या सिर्फ वाइट शुगर इस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है जी। चलो।